अभी तक हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है, और नवपाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल कौन सा था? जिसमें हमारा इतिहास लिखा ही नहीं गया, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल में हमारे यहाँ पर इतिहास में लिखने की रिवाज तो छोड़ो, हमें पता ही नहीं था लेखन कला होता क्या है ना। और आद्य ऐतिहासिक काल, ये इतिहास को बांटा है मैंने कि कौन कौन से काल में आएगा। आद्य ऐतिहासिक काल होता है जिसमें लेखन कला पता थी, पर पक्का नहीं पता कि भैया कैसे लिखा जाए, या लिखा ही नहीं गया, उसका कोई स्रोत ही नहीं मिला। आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल वो होता है जिनके हमें स्रोत मिले। तो प्राग्ञ और आद्य ऐतिहासिक काल का तो कोई किस्सा ही नहीं हमारे पास, है ना। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना वो आद्य ऐतिहासिक काल में आ सकती है, क्योंकि लिखा तो गया है यहाँ पे। पर यार इन लोगों की लिपि समझ नहीं आई कि इन्होंने लिखा किसमें। चाइनीज जैसी लैंग्वेज, अजीब सी लैंग्वेज थी इनकी, हाथी घोड़े वाली चित्रात्मक लिपि। तो इसमें हमें थोड़ी कंफ्यूजन हुई, दैट्स व्हाई हमकी जो लिपि थी, इनकी जो बुक्स वगैरह थी वो हम नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो हम आद्य ऐतिहासिक काल का पार्ट मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो और तीसरा आता है इतिहास। इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा, कौन सा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम पढ़ रहे हैं प्राचीन। प्राचीन में हमने पूरा पाषाण काल पढ़ लिया कि जब मानव धरती पर आया, ठीक है, तो किस तरीके से मानव का विकास हुआ। पूरा हमने पाषाण काल को तीन भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल जहाँ पे मानव को इतना पता था कि बस मुझे खाना है, रहना है, महुआ के फूल खाता था, कंदमूल के फूल खाता था मानव। उसको ये भी नहीं पता था मुझे कपड़े भी पहनने हैं, मुझे खेती भी करनी है, मांस मज्जा जो भी मिलता वो खा लेता था। जो जहाँ रहता था वो उसको जो मिलता था वो खा लेता था। जो जंगलों में मानव है, पकड़ पकड़ के जानवरों को खाते थे। जो उधर की साइड जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है, उधर की साइड जो मानव है वो पकड़ पकड़ के क्या करते थे? फूल तोड़ते थे, पत्ते तोड़ते थे और खा जाते थे। धीरे से उनको फिर पूरा पाषाण काल के अंदर ही उन्हें आग का आविष्कार हुआ, ठीक है। फिर वो मांस मज्जा जो कच्चा खाते थे मांस, वो पकाकर खाने लगे, ठीक है। वहीं से फिर हमारे मांसाहारी लोग निकल आए, ठीक है। इसके बाद आते हैं कौन? फिर इसके बाद आता है आपका नव पाषाण काल। यहाँ पे पहिए का आविष्कार हुआ, मानव के अंदर थोड़ी सी सेंस आ गई, मानव में थोड़ी बुद्धि बुद्धि आ गई, और हम लोगों ने सुकून की सांस ली कि चलो अब हमें थोड़ा कुछ तो पता है ना। उसके बाद हमने थोड़ा सा डेवलपमेंट अपना आपके अंदर देखा। फिर ताम्र पाषाण के अंदर मानव जो है धातु का भी प्रयोग करने लगा। अब इसी प्रकार से अब ताम्र पाषाण के बाद मानव की सभ्यताएं बनने लगी। सभ्यता क्या होती है? जहाँ पे हम संस्कृति के लोग रहते हैं। हम संस्कृति क्या होती है? यानी कि एक सी संस्कृति के लोग या समूह जो होता है, लोगों का समूह मिलकर क्या करता है? क्या बनाता है? सभ्यता बनाता है। इसी प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। छोटा सा टॉपिक बेशक है, पर छोटा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी और ये किस प्रकार से हमारे सामने आई है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भारत में एक नदी बहती है, अब तो खैर भारत से पाकिस्तान की तरफ बहती है, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो भारत के अंदर ही बहती थी। कहने का मतलब ये, उस वक्त क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था ना, इसलिए वो हमारे ही देश में बहती थी। तो जो नदी बहती है ना, भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है, उसका नाम सिंधु है। ये नदी के आसपास के जितने भी एरिया था, यहाँ पे कुछ लोग बसे हुए थे। हमें कैसे पता भाई बसे हुए थे, है ना? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हमने 1921 में की, यानी कि 1921 में की। किसने की भाई? मैंने तो नहीं की दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने की। ये कौन थे? ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। इन लोगों को ना भारत का इतिहास जानने में पूरे वर्ल्ड को रुचि थी। पागल हुए पड़े थे भारत का इतिहास के पीछे, पागल, है ना। कि भाई क्या है ये हिंदवादी, कौन है ये हिंदवादी? कल बताया था ना, हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, है ना? ईरानी लोगों की वजह से, यूनानी लोगों की वजह से, अरेबिक्स लोगों की वजह से, यूनानियों की वजह से तो पड़ गया हमारा इंडिया नाम, ठीक है। ईरानी और अरबी लोगों की वजह से सिंधु से हिंदू पड़ गया। दैट्स वाई हिंदुस्तान हमारा नाम रखा गया। और हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू, क्योंकि वो हिंदू देश का निवासी है। और हिंदू वो है जो सिंधु घाटी के आसपास रहते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ही फ्यूचर्स वाले लोग हैं, ठीक है। तो वो सिंधु, डन, समझ में आई? तो इसीलिए हिंदुस्तान हमारे देश का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता की वजह से। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास बसी हुई थी। घाटी क्यों? क्योंकि नदी है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि दयाराम साहनी रखलदास बनर्जी ने सर्वप्रथम जो खोजा था स्थल, वो इसका स्थल यानी कि उसकी जगह जो थी सबसे पहले, वो कौन सी थी? हड़प्पा। डन। रेडियो कार्बन विधि के तहत सर्वमान्य तिथि कौन सी जानी गई? सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक हमारी ये तिथि मानी जाती है कि शायद ये इस टाइम तक क्या थी, 1700 ईसा पूर्व तक क्या थी? विराजमान थी सभ्यता। इसके बाद इसका जाना अवागमन हुआ है।
ठीक है। रेडियो कार्बन विधि जो है कार्बन के तहत जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम रहती है वो उतनी ही प्राचीन मानी जाती है ना, जितनी ज्यादा है और वो हमारी क्लोज टू एज है, जितनी कम है वो उतनी ज्यादा प्राचीन है। मतलब प्राचीन मतलब कि बहुत ज्यादा पुरानी वस्तु है, मैंने बताई थी ये भी। ठीक है, इसके अलावा कार्बन विधि होगी। अब थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल जो है सुतकांडेगोड और आलमगीरपुर मांदा दमाईबाद। मैंने क्यों बोला ये, क्योंकि ना ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है। कैसे है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है हमारे भारत में। ठीक है, अगर मैं भारत को इस तरीके से लेकर आऊं तो ये चारों दिशाएं हमारी 1 2 एंड 3, ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, ये चारों दिशाओं में। ठीक है, पर हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो यहाँ पर बसी हुई सभ्यता है। कहाँ पर बसी हुई सभ्यता है, यहाँ पर इस एरिया में बसी हुई सभ्यता है। तो यहाँ के राज्य हम पढ़ेंगे इसीलिए। डन, इसीलिए हम यहाँ के राज्य पढ़ेंगे इसके, क्योंकि ये आदि भारत में और आज के टाइम पे आदि कहाँ पर है, ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। डन, एंड सिंधु घाटी सभ्यता को संदेश सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। संदेश सभ्यता परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में, परिपक्व 6 स्थल हैं। अच्छा, परिपक्व अवस्था वाले स्थल में यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने स्थल ढूंढे वो ढूंढे मोहनजोदड़ो, काली बंगन, भंगन नहीं है, काली बंगन है, याद रखना। ठीक है, राखी गढ़ी और गढ़वारी वाला और धोलावीरा और लोथल एवं सुतकोतदा यानी कि सुतकोतदा। ठीक है, और हड़प्पा। कालीबंगन ऑलरेडी हमने लिख दिया था। लोथल और सुतकोतदा जो है ये इसकी बंदरगाह थी। अब बंदरगाह क्या होती है, जहां से लोग व्यापार करते हैं। ठीक है, वो कहाँ पर स्थित होती है भैया, नदी किनारे होती है, क्योंकि शिप के थ्रू व्यापार होता है और ये थोड़ा चीप भी होता है। चीप से मतलब है कि सस्ता भी होता है, इसलिए। ठीक है, ये तो इसके इंपॉर्टेंट स्थल थे, लिख लेना भाई, कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, कौन सा हड़प्पा का स्थल है, ये भी आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डन, स्थान क्या है, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के मैदानों और घरों की उपलब्धता। कश्मीर से गुजरात और बलूचिस्तान के पश्चिम तक, दक्षिण से उत्तर तक ये जुड़ी हुई है। ये नदी मैंने अभी बताई है ना आपको इस तरीके से। तो कश्मीर से लेके गुजरात तक यानी कि नीचे तक गुजरात तक भी ये जुड़ी हुई है, दक्षिण से लेके उत्तर तक ये जुड़ी हुई है। वर्तमान में अधिकांश प्रदेश जो है, ज्यादा से ज्यादा आज इसके जो प्रदेश यानी से इसके जो जितने भी क्षेत्र है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पाकिस्तान में स्थित है। सिंध और पाकिस्तान का पंजाब, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा इसके क्षेत्र, इसके स्थल पाए जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और भारत के यूपी में आज के टाइम पे इसके कुछ है क्या स्थल। ठीक है, खोज कब हुई, 19वीं सदी में ऐतिहासिक घटना के दौरान 1922 तक। दो क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की अलेक्जेंडर कनिगन द्वारा प्रकाशित कुछ मोहरे की खोज के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। और अलेक्जेंडर ने क्या करा, मोहरों की, इसकी खोज की, मोहरों की। ठीक है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रमुख सर जॉन मार्शल अन्वेषण के कार्य शुरू हुआ। सर जॉन मार्शल ने भी एक कार्य शुरू किया। ठीक है, मार्शल ने भी अपना एक अन्वेषण शुरू करा इसके बारे में जानने के लिए। और राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है, और MS रखलदास बनर्जी दोनों ने मिलकर सर्वप्रथम दो राज्य हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज भी की। ठीक है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया यानी कि इराक और नील यानी कि मिस्र के समकालीन लोक स्क्रिप्ट टाउन प्लानिंग धर्म से अलग और अनेक विशेषता थी। मतलब ये है कि ये जो कांस्य युग क्यों माना जाता है, क्योंकि पता है हड़प्पा सभ्यता की लोगों की मीटिंग्स वगैरह, उसके जो संबंध थे, इसके व्यापारिक संबंध थे, वो मेसोपोटामिया सभ्यता से। ओ माय गॉड, यानी कि मेसोपोटामिया सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। अगर आपने 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा पुरानी सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता के टाइम की है। और मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ की सभ्यता थी, इराक और ईरान की सभ्यता थी, मिस्र वगैरह में फैली हुई थी। तो नील नदी के जो नील नदी है वहां से इनका व्यापार होता था इनके साथ में, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ में। और क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस सभ्यता से होता था, तो आप बताएंगे किस सभ्यता से होता था, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कहाँ की सभ्यता थी, इराक की सभ्यता थी। कहाँ पर स्थित थी, दजला फरात दो नदियों के बीच का हिस्सा मेसोपोटामिया कहा जाता था उस सभ्यता को। ठीक है, उपजाऊ भूमि थी बहुत ज्यादा। ठीक है, पर शहरी सभ्यता नहीं बोल सकता मैं इसे, पर जो हड़प्पा सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता ही थी। डन, होप यहाँ तक की तो कोई वो नहीं होगी कि परेशानी है। समय सीमा क्या है, प्रथम चरण, समय सीमा आप इसको लिख लेना। प्रथम चरण क्या रहता है इसका,
ठीक है, परिपक्व अवस्था अंतिम चरण क्या रहता है? 3300 से 2600 ईसा पूर्व, यानी कि 3300 से 2600 के बीच का समय जो था प्रथम चरण था इस सभ्यता का, जब ये उग रही थी या बोलो तो चल रही थी। परिपक्व अवस्था जब ये बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी 600 से 1900, और 1900 से 1400 इसका अंतिम चरण था। एंड 1400 से ना आपका फिर ऋग्वेदिक काल आ गया था अचानक से। तो वो भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या वजह रही, उसकी विशेषता क्या थी भाई हड़प्पा सभ्यता की? शहरी बस्तियां, भारत का पहला शहरीकरण और नगर नियोजन, दुर्ग और टीला में उसका नगर नियोजन था, प्रशासनिक केंद्रों का निर्माण हुआ था, ग्रीड पद्धति से बनाई गई थी, सड़क और जल निकास प्रणाली का भी यहाँ पर यूज होता था, जैसे कि मैंने अभी बताया भी था आपको। लोग व व्यवसाय, महानगरी लोग अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे, जैसे कि कृषि का व्यापार, कारोबार को बढ़ाना, और जातियों के अवशेष पाए गए बहुत जातीय समाज था। पर समाज में सभी क्या थे, छोटे ग्रामीण आबादी द्वारा समर्थित बड़े शहर के केंद्र कर दिए जाते थे, और समाज में वर्ग स्त्रीकरण था। ठीक है, एक से एक बढ़कर वर्ग था। एंड व्यापारी, शिल्पकार, किसान, महिलाएं सम्मानित किया जाता था, ऐसा नहीं है कि इनको शोषित किया जाता था। जानवर जो था, ये पालतू जानवर, इनका बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुबड़ वाला बेल जो था इनके लिए शुभ होता था। यह क्वेश्चन आता है, कुबड़ वाला बेल नहीं, शुभ कौन सा जानवर होता था? कुबड़ वाला बेल। ठीक है, कृषि व्यवस्था में इन्होंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने यानी कि आईवीसी ने गेहूं, जौ, राई ये सब उगाए, कपास उपजाऊ सिंध बेसिन। ठीक है, जो कहाँ पर उगाई? बनावली में। कपास कहाँ उगाया? सिंध बेसिन में। पानी की संरक्षित सिंचाई की विधियां की, और बाढ़ के लिए सुव्यवस्थित टैंक भी बनवाए। अब धर्म की बात करें, इनके धर्म क्या था? कई मंदिर जैसी संरचनाएं प्राप्त होती, तो जीवात्मा, बहुदेववाद, पीछा व पशु, मानव, पेड़ पौधे पूजा, मतलब अलग अलग चीज की पूजा की जाती थी। पर हमने देवी माँ स्त्री पूजन को भी देखा, हमने अग्नि देवी की पूजा देखी, कैसे सिक्कों के ऊपर अग्नि देवी बनी हुई थी। शिव और पशुपात जी, मतलब पशुपति नाथ जो थे ना, उनका भी चित्र हमने देखा, और कुबड़ वाले बेल को भी पूजते हुए देखा हमने। क्या हमने